गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पिछली कालखंड में आपको बताया था संगठन संरचना या संगठन ढांचे का संरचना, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 5.10 यानी संगठन संरचना ढांचे के प्रकार। देखिएगा, किसी भी संगठन की संरचना वस्तुतः जो होती है उसके द्वारा संपादित किए जाने वाली क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है। अतः भिन्न भिन्न संगठनों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। संगठन संरचना बृहद रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। पहला होता है कार्यात्मक संगठन, जिसको ही बोला जाता है क्रियात्मक संगठन, और दूसरा होता है प्रभागी संगठन संरचना। हम अध्ययन करेंगे पहला 5.11 कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन संरचना अर्थ या परिभाषा। अब देखते हैं ये कार्यात्मक संगठन क्या है। तो इसके अंतर्गत आता है जिसमें प्रत्येक बुनियादी या प्रमुख कार्य को एक पृथक विभाग के रूप में संगठित किया जाता है। प्रत्येक कार्य को, ठीक है, एक पृथक विभाग के रूप में क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। बुनियादी या प्रमुख कार्यों से हमारा आशय उन कार्यों से है जो संगठन के अस्तित्व तथा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए क्रय उत्पादन, विक्रय है, वित्त है, कर्मचारी है, प्रशासन प्रमुख कार्य है। इन्हें उप कार्यों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्पादन विभाग से संबंधित क्रियाएं किस्म नियंत्रण, सामग्री के प्रसंस्करण, मरम्मत व नवीनीकरण आदि विभागों में। देखिएगा, विभाग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे विभागों को और उप विभागों में हम क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, जिससे कार्य जो है हमारा और सरलतापूर्वक चल सके और लक्ष्यों की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति होती रहे। ठीक है। देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक टेलर ने इसे निम्नानुसार परिभाषित किया है। क्रियात्मक संगठन या संगठन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रबंध कार्य इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि उपनिरीक्षक से नीचे प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव कम क्रियाएं करनी पड़े। प्रबंध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति कार्य का यथासंभव केवल एक प्रमुख क्रिया तक सीमित रहता है। इस प्रकार के संगठन में प्रत्येक श्रमिक का संबंध केवल अपने अधिकारी तक ही रहता है, जो उसे आवश्यक सूचनाएं तथा निर्देश देता है। ठीक है। देखिएगा, बहुत बड़ा जो व्यावसायिक उपक्रम होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, और विभिन्न प्रकार के विभाग के साथ साथ उसमें एक उप निरीक्षक को बनाया जाता है। ठीक है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी जो है किसके प्रति जवाबदेही रहेगा, जो अपने अधीनस्थ जो है ना उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनके प्रति वो जवाबदेही रहेगा, और जिससे उनके काम करने की जो बोला जाए उनके लिए जो बोझ है वो भी कम पड़ेगा, है ना। तो इस तरीक़ा से इनको दिखाया जाता है। देखिएगा, स्टोनर जो है क्रियात्मक संगठन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखते हैं, क्रियात्मक संगठन विभागीकरण का वह प्रारूप है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को जो एक ही कार्य में संलग्न हो, जैसे विपणन अथवा वित्त, एक इकाई में रखा जाता है। स्टोनर एक प्रबंध वैज्ञानिक है और कहता है कि क्रियात्मक संगठन विभागीकरण का वह प्रारूप है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों को जो एक ही कार्यों में संलग्न हो, जैसे विपणन अथवा वित्त, एक कार्य में रखा जाए। विपणन यानी बाजार होता है ना, और साथ ही साथ वित्त यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो ऐसे में एक इकाई में रखा जाता है। ठीक है। देखिएगा, पेज नंबर 170 पर देखिएगा। पेज नंबर 170 पर देखें, जिसमें कार्यात्मक संगठन संरचना का चार्ट दिया है। खाने का चार्ट नहीं है, दिखाने का चार्ट है। ठीक है। कार्यात्मक संगठन संरचना का चार्ट है।
जैसे कि कोई सूती वस्त्र कारखाने के कार्यात्मक संगठन का चार्ट है ना, जिसमें सबसे पहले वो तो दिखाता है संचालक मंडल जो संचालित करते हैं, उसके बाद आता है उसको प्रबंध करने वाले संचालक, ठीक है। उसके बाद प्रबंध संचालक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग दिखाई दे रहे हैं, जैसे वित्त विभाग है, कर्मचारी प्रशासन है, क्रय विभाग अलग है, उत्पादन का विभाग अलग है, विपणन का विभाग अलग है, ठीक है। उसके बाद जो है उत्पादन विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभाग हैं, जैसे सूती वस्त्र विभाग है ना भाई, रासायनिक विभाग है, ईंधन व गैस विभाग है, ऊर्जा विभाग है, ठीक है। और उस सूती वस्त्र विभाग के अंतर्गत कताई का विभाग अलग है, बुनाई का विभाग अलग है, कैलेंडरिंग विभाग अलग है, रंगाई का विभाग अलग है। यानी देखिएगा ये कार्यात्मक संगठन में देखिएगा सूती वस्त्र एक तो कारखाना है, लेकिन साथ ही साथ संचालक मंडल के नीचे कौन है, प्रबंधक मंडल, जो अनेक विभागों को बांट करके रखा है। एक उद्देश्य है कि सूती वस्त्र उनको क्या करना है ना, उत्पादित करना है। तो ऐसे में वित्त, कर्मचारी प्रशासन, क्रय भी है, साथ में उत्पादन भी है, विपणन भी है ना। तो जब उनको लिए जब तैयार किया जाएगा सूती वस्त्र के लिए, तो रासायनिक मतलब केमिकल की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ ईंधन गैस की भी ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ ऊर्जा का एक अलग विभाग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब सूती वस्त्र विभाग के लिए जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो कताई करने वाला विभाग अलग होगा, बुनाई करने वाला विभाग अलग होगा, कैलेंडरिंग यानी छापने वाला विभाग अलग होगा, रंगाई करने वाला विभाग अलग होगा। उद्देश्य केवल एक है, सूती वस्त्र है ना बनाना। देखिएगा ये उपयुक्तता कहाँ पर होती है, तो बताऊं ये कार्यात्मक संगठन संरचना वहाँ सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगिता मानी जाती है जहाँ संगठन का आकार बड़ा हो, जहाँ ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं का संचालन होता है और जिससे उच्च स्तर के विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कार्यात्मक संगठन जहाँ कहाँ उपयुक्त मानी जाती है, बड़ी है, संगठन का आकार बड़ा होता है और यहाँ विभिन्न भिन्न प्रकार की जो है क्या होती है, क्रियाओं का संचालन होता है। उसके बाद देखते हैं कार्यात्मक संगठन संरचना की विशेषताएं। देखिएगा कार्यात्मक संगठन संरचना की विशेषताओं में पहला आता है प्रत्येक कार्य का विभाजन भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है, ठीक है ना, भिन्न भिन्न भागों में। दूसरा है प्रत्येक कार्य का प्रभारी विशेषज्ञ अलग रहता है। इसमें विभाग भी अलग अलग हैं और विभाग अलग अलग होने के साथ साथ क्या करते हैं, है ना, उसमें विभागीय प्रभारी का भी हम क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, विशेषज्ञ रखते हैं। उसके बाद है विशेषज्ञ स्वयं ही आदेश देते हैं तथा निर्देश जारी करते हैं। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वह स्वयं ही आदेश जारी करते हैं और क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। प्रत्येक निर्णय लेने के पूर्व विशेषज्ञ की सलाह ली जाती है और प्रत्येक विशेषज्ञ का अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है और प्रत्येक विभाग कार्य पूरा करने के लिए उत्तरदायी भी रहता है और अधिकार का अंतरण या बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। हमेशा आदेश का बहाव होता है ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी उच्च अधिकारियों से निम्न बोला जाए तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक, ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण चीज कार्यात्मक संरचना के गुण या लाभ क्या हैं। तो कार्यात्मक संगठन के गुण लाभ में देखते हैं संगठन की इस संरचना में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, यानी अलग अलग कार्यों को किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपना सारा समय एक ही काम करने में व्यतीत करता है जिससे वह उस कार्य में निरंतर दक्षता प्राप्त करता जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति से शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसमें नायक का काम निश्चित तथा सीमित रहता है। नायक अभी देखेंगे, गति नायक, टोली नायक, है ना, तो वह सरलता से काम समय में प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसके बाद है इस संरचना में सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है और यह लोचपूर्ण बिना किसी झगड़े लोचपूर्ण है या बिना किसी बड़े परिवर्तन के उपक्रम के आकार में विस्तार किया जा सकता है। ये इसके गुण हैं। कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन संरचना के दोष या हानि के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इसमें आता है कि एक ही काम पर कई अधिकारी होते हैं। अभी देख रहे थे चार्ट पर, है ना, ये दोष हैं।
जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं रहता है, अधिकारियों में परस्पर प्रतिद्वंद्विता पनपते लगती है। यह प्रणाली जो है छोटे संस्थानों के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है। यह प्रणाली में कागजी कार्रवाई तथा औपचारिकताएं अधिक रहती है। यह प्रणाली बोझिल तथा अव्यावहारिक है। इसमें नियंत्रण का विभाजन कर दिया जाता है। और पांचवा जो है, इस प्रणाली की सफलता का प्रभावी नेतृत्व पर भी निर्भर करती है, जिसका प्रायः अभाव पाया जाता है। इसलिए समन्वय में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि विभाग अलग अलग होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन है ना, समन्वय स्थापित करने में कभी कभी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रियात्मक संगठन को पढ़ा है। निश्चित रूप से आप इस पर अधिक मेहनत करेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रभागी संरचना, जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सबसे अपेक्षा करूँगा आप अधिक से अधिक मेहनत करें, लेखन करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।